संस्थाएं। ठीक है, अब संस्था का रोल क्या होता है थोड़ा समझ लेंगे कि प्राथमिक शिक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास यही नहीं पढ़ा जा रहा है। तो नवीन प्रयास का मतलब होता है कि कुछ ऐसे नए प्रयास किए जाएं जिससे प्राथमिक शिक्षा में क्या हो, सुधार हो। और सुधार को प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने अलग अलग संस्थाएं अलग अलग जगहों पर बैठे क्या किया, स्थापित किया। उसमें से आपको प्राथमिक शिक्षा के नवीन सुधार के लिए इसमें क्या बोलते हैं, संस्था को 4 लेवल पे बांटा। कितने लेवल पे? 4। पहला आपका क्या बोलते हैं कि राष्ट्र स्तर पर संस्थाएं। तो राष्ट्र का मतलब कि राष्ट्रीय, जैसे नेशनल लेवल पे। तो जैसे आप नाम सुने होंगे वो NCERT का नाम सुने हैं, तो NCERT किस स्तर पे होगी? राष्ट्र स्तर पे। जो लोग BTC करते हैं तो उनका बोर्ड कौन सा होता है? SCERT। SCERT का फुल फॉर्म होता है स्टेट। अब स्टेट मतलब क्या हो गया? राज्य। अब राज्य का मतलब ये हो गया कि इस संस्था के तहत राज्य स्तर की संस्थाएं आ जाएंगी। तीसरा आपको पढ़ेंगे हम लोग, राज्य से छोटा क्या होता है? मंडल। क्या होगा? तो मंडल। अब हम लोग किस मंडल से बिलोंग करते हैं? आजमगढ़ में 3 जिला आते हैं, आजमगढ़, स्वयं खुद, मऊ और कौन सा? बलिया। ठीक है ना, ऐसे अलग अलग मंडल बटे हुए हैं। कुल कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? 18 मंडल हैं। ठीक है ना। ऐसे ही जब मंडल पे छोटे संस्था आएंगे तो हो जाएगी जिला स्तर की संस्था। और जिला में आपको हम लोग उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। अब 75 ज़िले में हर ज़िला में एक डाइट की क्या की गई है? स्थापना। समझ रहे हैं? डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्य क्या होता है, उसको मुखिया कौन होता है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। और उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग स्थानीय स्तर की संस्थाएं, अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में सुदृढ़ एवं अच्छी व्यवस्थाओं लागू करने के लिए एक BRC और NPRC है। क्या होता है? BRC और NPRC। नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और NPRC होता है न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। यही सवाल अभी हाल ही के मऊ के BSS साहब पिछले वाले जो थे OP त्रिपाठी जी विद्यालयों में चेक करने जाते थे तो मैडम लोगों से पूछते क्या था, कुछ पूछते थे। एक जगह गए विद्यालय में चेक करने तो मैडम ने बोला, कोई टीचर नहीं थे, तो मैडम ने बोला कि वो BRC पर गए। अब वही कह दिए कि अच्छा ठीक है मैम, तो BRC मतलब क्या होता है बता दीजिए, BRC फुल फॉर्म क्या होता है। अब मैडम नहीं बता पाई। आप सोचिए उतने न बताने पर उनको 1 महीने के लिए क्या कर दिए थे? सस्पेंड कर दिए थे। तो 1 महीना में सोचिए कि 1 महीना मतलब कि कितना, कौन 50,000 रुपया क्या हो गया, चला गया। कहा ना बताओ कि बस BRC बताने के लिए कुछ बता दी होती, बकलोल लोकलोल कुछ, लेकिन नहीं। होता क्या ना चीज़ें, तो हो गया ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। अब तो फिलहाल इसीलिए प्रशिक्षण दिया जाता था टीचरों को। वर्तमान में अगर टीचर को प्रशिक्षण नहीं देने का कारण ये है कि हम लोग जो है ये खुद ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वही देखिए जो 68,569 में टीचर हुए हैं, अब धीरे धीरे उनको 1 हफ्ते का, 10 दिन का, हाँ इस समय क्या हो रहा है, चल रहा है, ट्रेनिंग दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जो लोग प्रशिक्षित नहीं होके जाते थे तो उनको पहले ही 1 महीने का, यहाँ तक कि 6-6 महीने का क्या होता था, ट्रेनिंग देने के बाद तब विद्यालय में क्या होती थी, नियुक्ति होती थी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, लिखिएगा संस्था में सबसे पहले पॉइंट लिखिएगा, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए। लिखिए, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए निम्न स्तर पर संस्थाएं स्थापित की गईं। निम्न स्तर पर संस्थाएं स्थापित की गईं। पहला होगा आपका राष्ट्रीय स्तर पर स्तर की संस्थाएं। दूसरा होगा राज्य स्तर की संस्थाएं। तीसरा आपका होगा, तीसरा लिखेंगे मंडलीय स्तर की संस्थाएं। चौथा होगा आपका जिला स्तर की संस्थाएं। और 5वां होगा
ब्लॉक का इस प्रयोग न करके हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्तर की संस्थाएं। यह आपके कुल 5 प्रकार की संस्थाओं के बारे में पढ़ा जाएगा, वो भी उस संस्था के बारे में जो संस्था प्राथमिक शिक्षा में जोर या एक नया आयाम देने का कार्य करती है। ऐसे तो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, लेकिन हमको वही पढ़ना है जो हमारे प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा में क्या करे, नया आयाम या शिक्षा देने का प्राविधान करती हो। ठीक है ना। अब इसमें से आप लिखेंगे सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर की संस्था। राष्ट्रीय स्तर की संस्था राष्ट्रीय संस्था में सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एवं शिक्षा संबंधित जानकारियों के लिए या पाठ्यक्रम के लिए एक संस्था है। सबसे पहला लिखिएगा NCERT। ठीक है ना। हम लोग बोलते समय बोल देते हैं NCERT, तो हमको लगता है कि NCERT है, ई को विलुप्त कर देते हैं, जबकि पूर्ण रूप से इसका नाम होता है NCERT होता है। अब इसका फुल फॉर्म लिखेंगे हम लोग, नेशनल काउंसिल होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ, ई से होता है एजुकेशन रिसर्च, आर से होगा रिसर्च, एंड टी से होगा ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी होगी राष्ट्रीय अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण होगा। ट्रेनिंग माने होता है प्रशिक्षण, और काउंसिल की हिंदी होती है परिषद। ठीक है ना। यह याद कर जाइएगा। राष्ट्रीय अर्थात नेशनल, शैक्षिक मतलब एजुकेशन, अनुसंधान मतलब रिसर्च, एंड एवं प्रशिक्षण परिषद मतलब ट्रेनिंग काउंसिल। इसकी यह हिंदी होगा, अंग्रेजी इसका ऐसे होता है, तो NCERT होगा। ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे NCERT का स्थापना। इसमें पहला पॉइंट क्या होगा आपका, स्थापना। NCERT की स्थापना हुई थी किसमें, सितंबर 1961। अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग मुख्यालय। अगला पॉइंट लिखेंगे मुख्यालय। तो मुख्यालय होता है आपका है नई दिल्ली। अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे न्यू दिल्ली होता है। ठीक है ना। अंग्रेजी में अगर लिखते हैं आप तो अंग्रेजी में इसे न्यू दिल्ली बोलेंगे। ठीक है ना। अगला लिख लीजिएगा कार्य। यह 3 पॉइंट सब में ऐड होगा आपको। कार्य लिखिएगा माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन एवं पाठ्यक्रम निर्धारित करना। क्या लिखेंगे, माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन एवं पाठ्यक्रम निर्धारित करना। आप देखे होंगे जब आप लोग CTET का परीक्षा देते हैं तो टीचर लोग कहते हैं कि NCERT की 6, 7, 8 की बुक क्या करिए आप, अर्थात वो NCERT का जो पाठ्यक्रम है वही CTET में क्या है, अर्थात वो सेंट्रल है। और सेंट्रल का मतलब ही क्या होता है जी, केंद्रीय अर्थात
राष्ट्र। अर्थात माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध। माध्यमिक का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? 10। इसका अर्थ है आपका 6 से, तो 6 से ऊपर तक, 8 तक नहीं, 12 तक। 12 तक आपको माध्यमिक शिक्षा कहलाती है जी। आप नहीं विश्वास होगा तो हाई स्कूल के मार्कशीट पर देखिएगा, लिखा होगा माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा लिखा होता है ना, तो उसी तरीके से। अब बात समझेंगे, वो खुशखबरी आपको बता दे रहे हैं, कल की न्यूज़ आपको। कल की न्यूज़ में एक नई सूचना आई है कि इस बार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी अभी आपकी आएगा 63,000 आएगी वैकेंसी। परसों वही, हाँ 63,000। और दूसरी क्या है कि उसमें ऑप्शनल हो जाएगा अब, मतलब संस्कृत वाले को भी अंग्रेजी, अंग्रेजी को संस्कृत ना, उसमें उर्दू वाले केस क्या हो गए, जीत गए हैं। तो उर्दू वाले जीत गए हैं तो उसमें आपको उर्दू, भाई हिंदू कैसे उर्दू पढ़ेगा जब जो कभी उर्दू कभी ज़िंदगी पढ़े ही नहीं। तो उसमें अब 20 नंबर की क्या आ गई है अब, संस्कृत, 20 नंबर की अंग्रेजी और 20 नंबर की उर्दू। अब जो जिसका होगा वो क्या करेगा, करेगा है भाई। जो संस्कृत होगा वो संस्कृत करेगा, जो अंग्रेजी होगा है। तो वही तो बतिया बता रहे हैं कि अब ऑप्शनल हो गया। अब संस्कृत 20 नंबर का होगा, 20 नंबर की अंग्रेजी होगी, 20 नंबर क्या हो जाएगी, उर्दू होगा। जो जिसका होगा वो क्या करेगा, वो करेगा। बात समझ गए ना। इसके लिए बेनिफिट ये हो गया आपको कि अब अंग्रेजिया से हिंदी, मतलब संस्कृत वालों को अंग्रेजी से, अंग्रेजी वालों को संस्कृत से, अब बाकी उर्दू वालों को संस्कृत अंग्रेजी दोनों से क्या हो गया, छुटकारा हो गया। इससे बेनिफिट ये होगा ना कि 20 नंबर में आप 18 नंबर गेन कर जाएंगे, इतना आराम से कर लेंगे। हाँ जैसे टेट में कर लेते हैं, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। अब प्लस उसमें 10-10 नंबर होता था, अब आपको 20 नंबर होगा, हिंदी 20 नंबर, 40 नंबर तो इधर आ गया, हो गया ना। 30 नंबर मनोविज्ञान दे देगा आप लोगों को भाई, हम अपनी विषय का तो बोलेंगे ही। तो इस तरीके से 70 नंबर ये हो गया आपका, और विषय आपकी कुछ तो कुछ ना अच्छी होगी ही होगी। ऐसे करते हुए आप बेहतर है कि 100+ जो लेके आ जाएगा, जान लीजिए जिसका एकेडमिक 63,000, अगर 63,000 वैकेंसी आ जाती है तो जिसका एकेडमिक अगर 25+ बन रहा है वह 100+ नंबर लेके आएगा। 100+ में मतलब 150 प्लस नहीं, 100-110 के बीच में भी नंबर अगर आ जाता है तो उसका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। कितना है आपका? 35, मतलब सब में 90-90 है का? हाँ तो यही कहल जाला। हाँ हम कहाँ करके अपना कल से पास, हम तो ऐसा नहीं बोले हम। तैंतीस है तो आप बस 100 क्या 90+ लेके आ जाए फिलहाल ओबीसी। हाँ तो वही 90-95 आ जाएगा तो अपने ज़िले में मिल जाएगा, अपने ज़िले में मिल जाएगा। बता तो दिए 25+ का मतलब 25, देखिए आंकड़ा मिलाया जा रहा है। 25 इसका होगा वो 100 नंबर पाएगा तो उसका सिलेक्शन होगा। इसका 26 होगा वो कम कर लीजिए 5-5 नंबर, ठीक नहीं। एकदम निश्चिंत रहिए, बीएड वाले बाहर नहीं होंगे। हो गया, योगी जी के यहाँ से साइन होके चला गया है, बस सुनवाई देना है। हाँ वही बात है कि हम लोग का परसेंटेज कम है आप लोगों से। सिंपल भाई, जहाँ हमारा हाई स्कूल में 61% है हमार, वो में आजकल वही का 89 है, 85 है। वो तो यही है भाई, पिछली बार में भी 69,000 में बीएड वाले सबसे अधिक सिलेक्शन लिए हैं, ठीक। कंडीशन क्यों, अब रही बात ना थोड़ा समय उस समय कम था तो बीएड वाले वर्चस्व कर गए, अब बीटीसी वाले तेज हो गए लमस पढ़ के, ठीक। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हो जहाँ से हमको टेंशन नहीं है, बीटीसी वाले होंगे सब, हम तो कहते ही होंगे, ठीक। तो इस तरीके से मैंने यह एनसीईआरटी ने, अरे अगला एनसीटी ने बहुत अच्छा निकाल दिया है कि आप लोगों को कि अब जो है कि हिंदी अंग्रेजी उर्दू में, अरे अंग्रेजी संस्कृत उर्दू में मार नहीं करना है, अलग अलग हो गया है। चलिए ये था आपका एनसीईआरटी का। इसमें इतनी बात याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अगर पूछ देगा माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन में पाठ्यक्रम निर्धारित करने का कार्य कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे, एनसीईआरटी। यही सवाल बनेगा आपको, या तो सीधे बन सकता है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे 1961 में हुई थी। यही सवाल आपको बनेगा। कभी कभार को आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ सकता है, ठीक है ना, इससे अधिक सवाल नहीं बनेगा। अगला लिखिएगा, अगला संस्था लिखिए एनसीटी, जिसने आप लोगों को एक और खुशखबरी एनसीटी ने सुनाया है
समझ लीजिए एक तरीके का पैसा कमाने का जरिया है फिलहाल भाई। अब हम लोगों के अकॉर्डिंग जो भी हो कि कोई भी सेमेस्टर में कोई भी बच्चा हो वो टेट या सी टेट क्या कर सकता है, दे सकता है और मान्य होगा। अगर मान लेते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे को टेट मान्य हो गया, आज भर्ती आ गई, तो क्या कर लेगा? हाँ, तो उसे इसलिए कि भर्ती, अरे उसमें ना प्रैक्टिकल में नंबर अलग भरना होता है। लेकिन कटऑफ बढ़ा सकता है क्या बढ़ा देंगे कैसे बढ़ा बाद दें? में चेकअप होता है तो अच्छा भरने चाहें सब तो ना, तो मान ली भर दिए, एग्जाम में दे दिए, मान लीजिए पास हो गए, तो जब उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो बच्चे नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग नहीं होंगे क्या? तो बढ़ेगा ना अगर फाइनल आएगा तो सुपर टेट में कटऑफ चाहिए। कट ऑफ कैसे जाएगा बताइए? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर वाला बच्चा टेट पास है, तो शिक्षा भर्ती का फॉर्म भर पाएगा वो? कहाँ भर, क्या भरेगा बताइए? इसलिए कि उसमें मांगेगा फार्म में कि थियोरी का अलग दीजिए, प्रैक्टिकल का अलग दीजिए, तो बच्चा भर पाएगा? हाँ, एक कर सकता है, गलती भर सकता है, क्यों अनुमानते इतना आ जाएगा। अब तर्कों का बढ़ा गया तो गया, तो क्यों पैसा बर्बाद करेगा वो बच्चा? ठीक, ये कहने का मतलब है। अरे हमारे साथ ही 69,000 में बस रिजल्ट रुक गया, मतलब बैक लग गया, तो बैक के चक्कर में अनुमानित बच्चे क्या कर दिए थे, सब भर दिए, पास भी हो गया वो। ज्वाइनिंग लेटर मिली तुम्हें भैया के साथ एक लड़की वही ना, देना पड़ा तो देना, वही तो होने के बाद, ज्वाइन लेटर लेने के बाद जब वेरीफाई में गए लोग, ठीक छट गए लोग, तो नौकरियाँ दे के छीन लेंगे सब, जान लीजिए। हाँ तब मन बदलता है सेमेस्टर में। वही होता है, यही है। चलिए ठीक, मिटा दूँ इसको ना, ओके सर। चलिए एनसीटी लिखिएगा। लिखिए एनसीटी, हेडिंग है, फुल फॉर्म लिखिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन, इसकी हिंदी होगी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। बस एक ही बोलेंगे सुपर टेट वालों को खास करके, खास उसमें हम भी हैं एक, 63,000 में से एक सीट निकाल दीजिएगा तो कौट बचेगा? 68,999, और नहीं 62,999, उतनी सीट है आप लोगों के पास, एगो हमारा है उनमें, ठीक है ना? तो आप लोग भी एक पक्का कर लीजिए कि अगले, इसलिए कि इस बार अगर आ गई 24 चुनाव के मद्देनजर आएगी वो, तो 5 साल तक फिर दोबारा कोई वैकेंसी, आप सोचिए क्या करना है, पढ़ना है कि घरे जाके, हाँ ठीक, हाँ तब वो करना है, सही है, हाँ ठीक है। मैं कुल मिला के आपके लिए बेनिफिट है, बहुत बेहतरीन है, सिलेक्शन वही देगा, बस सुनवाई जब आ जाए। देखिए क्या बोलते हैं, 2 अक्टूबर को और 3 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को ही, 2 तो छुट्टी हो जाएगी, गलती है वो, 3 अक्टूबर को सुनवाई हो जाएगी, एकदम श्योर है, हो जाएगा, इसलिए कि हम आख्या बन के तैयार है, ठीक है ना? और वो कौन देख रहे हैं पता है? जस्टिस यू ललित के बेटे हैं, और वे पापा हम उनको थू जज, वो हैं क्या, सुनवाई कर रहे हैं उसकी, 100% मान्य होगा। चलिए देखिए, आज ही तो था तुम्हारे क्या बोल पेपर में दिया है, राष्ट्रीय अगस्त 95, अगस्त 95, वो तो हम पहले ही कहे थे भाई कि टेट के बाद ही आएगी वैकेंसी। 23 में उसका है फरवरी 2023, फरवरी में मतलब जारी होगा, लेकिन जनवरी तक तो सी टेट और टेट का रिजल्ट आएगा, फरवरी में आएगा, और मार्च और अप्रैल के बीच में आपका क्या कराएगा, वो एग्ज़ाम कराएगा, ठीक। अब उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, कितना 6 महीना टाइम है आपके पास बस, ठीक।
नहीं आएगा तो ब्याह हो जाएगा आपका, और क्या है, यही होगा। चलो लिखिए, स्थापना लिखिएगा 1900। अगर लिखिएगा मुख्यालय, हाँ उसी लिए ना मिठाई खिलाने का ये मतलब थोड़ी होता है कि पड़ गया। लिखिएगा। देखिए एनसीटी का मुख्यालय जो होता है वो मुख्य रूप से है क्या, न्यू दिल्ली। हिंदी लिखिए, नई दिल्ली। यह आपका मुख्यालय है, मुख्य, जहाँ पर सेंटर मेन है, ठीक है। सबसे हमारा होगा यानी वही आपका शुरू हो जाएगा। हाँ तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है। तब और अच्छी बात है, भगवान तोरे मुँह पर लिखिएगा। ये हो गया ना। अब यहाँ पर लिखिएगा, यह तो राष्ट्र वाला हो गया ना। अगर हमने लिखिए उप मुख्यालय, उप मुख्यालय, उप मुख्यालय लिखिएगा जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान। राज बना के सुनना लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। जयपुर। अगर इन्हें लिखिएगा क्षेत्रीय मुख्यालय, अगली हेडिंग होगी आपकी क्षेत्रीय मुख्यालय। हाँ, क्षेत्रीय मुख्यालयों को हैंडल करने के लिए कुल 3 हैं, लिखिएगा भोपाल, बेंगलोर और भुवनेश्वर। काम आदि के लिए लिख लीजिएगा। क्षेत्रीय मुख्यालय है भोपाल, बेंगलोर, तो बेंगलोर नहीं लिखेंगे, बेंगलुरु, और अगला है तीसरा भुवनेश्वर। हम लोग अर्थात उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का कभी सम्मेलन देखे होंगे तो कहाँ होता है, अक्सर जयपुर में होता है, ठीक है ना। कोई टीचर होंगे पूछिएगा, तो उत्तर प्रदेश का टीचरों का सम्मेलन या कभी कुछ ऐसी बात रखी जाती है तो कहाँ होता है, जयपुर में। मध्य प्रदेश का होगा तो क्षेत्र अलग अलग होता है। इस तरीके से आपका होगा। स्थापना 95 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली, उप मुख्यालय जयपुर राजस्थान उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय मुख्यालय आपके भोपाल, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। कार्य लिखिएगा, कार्य, कार्य बोले, लिखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए। ये इतना हो गया ना, ठीक। कार्य में पहला पॉइंट लिखिएगा शिक्षकों के कार्य में पहला पॉइंट लिखेंगे अध्यापकों की योग्यता का मानक तय करना। अध्यापकों की योग्यता का मानक तय करना। क्या होता है बता रहे हैं, पहले आप नोट करें। दूसरा पॉइंट है, दूसरा कार्य इसका क्या है, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना। मान्यता प्रदान करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे अध्यापक द्वारा, अध्यापक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं मानक, कुछ में लिखिएगा अवधि तैयार करना।
यह 3 मुख्य काम एनसीटीई करता है। अध्यापकों की योग्यता क्या करता है? मानक तय करता है। सब समझिएगा यहाँ पर, अध्यापकों की योग्यता का मतलब क्या है कि शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, अर्थात बीटीसी, बीएड, डीएड जो भी होगा, एक मान्यता कौन देता है? एनसीटीई कहता है कि अध्यापक बनना है तो आपको बीटीसी, बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अब तो एनसीटीई का में ये भी दर्ज हो चुका है कि आपको टेट भी क्या होना चाहिए? क्वालिफाई। जबकि शिक्षक भर्ती परीक्षा एनसीटीई में अभी दर्ज नहीं, वो राज्य का मामला है, मतलब राज्य सरकार जैसा चाहेगी वैसा कर देगी, ठीक है ना। देखिए अभी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी मध्य प्रदेश में। तो कल की न्यूज़ का था कि शिवराज सिंह ऐसे देखें और वहीं पर डायरेक्ट उनको मिल गया, वहीं पर अधिकारी यहाँ खड़ा हो गया कि आईएएस अधिकारी डीएम साहब, और मंच से डायरेक्ट बोलते हैं कि आपको क्या किया जाता है? सस्पेंड किया जाता है। डायरेक्ट मंच से बोलते हैं, ठीक, कि आपको क्या कहते हैं? सस्पेंड किया जाता है। तो वो उसका अधिकार है, बात समझिए ना। वो डायरेक्ट क्या कर दिया, और तुरंत वहाँ पर टाइपिस्ट उनका होगा, निकाल के लेटर क्या हो गया? जारी, जाइए सस्पेंड, ठीक। इस तरीके से होता है। अगला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना। अब देखिए, देखते होंगे बोर्ड कभी देखिएगा, जहाँ पर महाविद्यालय का बोर्ड होगा उस पर लिखा होगा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त, देखिएगा लिखा होगा नीचे। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कहने का मतलब कि वास्तव में हमारा लीगल है सर। ये बहुत संस्था ऐसी है, एडमिशन लेके पढ़ाते तो हैं लेकिन नाम कहीं और दर्ज होता है, बात समझिए ना। इस तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों से क्या ही देता है? मान्यता देता है। अगला अध्यापक शिक्षा, अर्थात आपको कैसी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए एवं क्या आपके पढ़ने का पाठ्यक्रम होना चाहिए। आज जो सुपर का पाठ्यक्रम है वो कौन जारी किया? एनसीटीई। बाबा जी के क्या पता है कि क्या होता है? वो तो कह दिए कि हम सुपर टेट हैं। तो अब वो अच्छे अच्छे अध्यापकों से, शिक्षकों से, प्रोफेसरों से क्या मांगे होंगे कि अच्छा बताइए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आता है। एनसीटीई से को जमा किए सब लोग और उससे निकल गया कि इतना सिलेबस होना चाहिए। अगला है आपका क्या, अर्थात अवधि, मतलब कितना समय तक क्या आपका होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कितना मानक है, कैसा स्टैंडर्ड होनी चाहिए। इसीलिए गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई देने की बात एनसीटीई ने तैयार करने की बात कहा हुआ है। इसीलिए हम लोग अब 14 या 15 सब्जेक्ट क्या करना है? पढ़ना है। इसलिए कि प्राइमरी का टीचर का मतलब सब कुछ आपको क्या करना है? पढ़ाना है, ठीक। इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं में एनसीटीई का यह मुख्य कार्य पाया जाता है। समझ बात, यही आपको पढ़ना है, मुख्य बिंदु पढ़ा रहे हैं आपको। ऐसे तो आप एनसीटीई नेट पे डालिए, कहीं भी पढ़िएगा, 4 पढ़ने का एनसीटीई का है सूचना, लेकिन हमको कौन सा लेवल का पढ़ना है? सिर्फ प्राथमिक शिक्षा में नया आयाम देने वाली व्यवस्थाओं को ही क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, एनसीटीई हो गया आपका। अगला राष्ट्रीय स्तरीय संस्था है आपका नीपा। राष्ट्रीय सब संस्था आपकी अगली है आई होता है पहले, NIEPA। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा हम लोग किस रूप में करेंगे? नीपा के नाम से। इसका फुल फॉर्म होता है एन से, जब कहीं पर एन हो पहले संस्था में, एन का मतलब ही होगा क्या? नेशनल होगा, ठीक है ना। लिखिए यहाँ पर नेशनल, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। यह है आपका नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। हिंदी लिखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं राष्ट्रीय शैक्षिक
आयोजन एवं प्रशासनिक संस्थान। प्रशासनिक संस्थान, यह होता है इसका हिंदी। एडमिनिस्ट्रेशंस की हिंदी एक्चुअल में होती है प्रबंधन। और प्रबंधन जो होता है प्रशासन व्यवस्था चलाने का कार्य करता है। कहीं कहीं बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जाएंगे तो लिखा होता है एडमिनिस्ट्रेशंस भवन, ऐसे देखिए होगा लिखा होता है। अर्थात सारी व्यवस्था आपकी वहीं से उसी संस्था से चलाई जाएगी। अर्थात होगा राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक संस्थान के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नीपा कहते हैं। इसकी लिखिए स्थापना। यह एनसीईआरटी के साथ ही स्थापना की गई थी सितंबर 1961। सितंबर 1961। मुख्यालय भी वहीं पर है। सिंपल है कि हम लोगों का वही नई दिल्ली क्या है, राजधानी है कि और क्या होता है वो, लखनऊ क्या है जी? हाँ, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो आप लोग राजधानी लखनऊ को मत समझ जाइएगा, हम लोग भारत में हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश बाद में आए, पहले भारत का गिने का नाम दिया, तो भारत इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगी, नई दिल्ली। तो सिंपल है कि राजधानी है तो सारी व्यवस्थाएं वहीं संचालन किया जाएगा। इसीलिए स्थापना हो गया आपका सितंबर 1961 में ही, एनसीईआरटी के साथ ही हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। लिखिएगा यहाँ पर कार्य। कार्य लिखिएगा एनसीईआरटी के साथ मिलकर प्राथमिक शिक्षा के लिए नई नीति एवं हाँ तो दिस इज हिंदी क्लास नहीं है, मनोविज्ञान है। नीति एवं योजना नई नीति हम नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, लिख लीजिए तब। नीति एवं योजना बनाना। अब गलती करके दिखाइए। अच्छा, नीतू के चक्कर में बोलवाई हैं आप, नीतू लिखें, अब नीतू नहीं लिख सकते ना, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हो गया नीति, ठीक है ना। हिंदी लिख लीजिए, नहीं तो देखेंगे सब वीडियो में तो कहेंगे बताओ मास्टर को नीति नहीं लिखने आ रहा है। चल ठीक है, देखिए नीपा होता है राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक संस्थान। इसमें आयोजन का मतलब होता है कार्यक्रम समय समय पर यह निर्धारित करता रहता है कि कौन कौन सी योजना लाई जाए जिससे प्राथमिक शिक्षा में क्या हो सके, एक नया आयाम दिया जा सके। पहला यहाँ पर स्थापना है 1961 में ही, मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका कार्य यही है एनसीईआरटी के साथ मिलकर, मतलब ये योजना बना के लेके जाएगा कहाँ पर, एनसीईआरटी के पास। एनसीईआरटी से सहमति करेगा कि हम ऐसा प्लान तैयार किए, आप इस पर क्या करिए, मुहर लगा दीजिए, जारी कर दीजिए। तो एनसीईआरटी के साथ मिलकर, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा के लिए नई नीति एवं क्या तैयार करना, योजना बनाना। जैसे नई शिक्षा नीति 86 पढ़ा है आपको, तो 86 के बाद जो एनईपी आई है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यह नीपा ने तैयार से किया गया और करने के बाद वह जाकर एनसीईआरटी से क्या लगाई गई, मुहर लगाई गई। और वह जाकर मानव विकास संसाधन मंत्रालय, नाम बदल के क्या हो चुका, शिक्षा मंत्रालय। मंत्री जी कौन रहे हैं, रमेश पोखरियाल, उन्होंने जारी किया तब जाके, तब मंत्री लोग उस पर क्या करते हैं, साइन। अब शिक्षा मंत्री दो अलग अलग हैं, एक राष्ट्र वाले हैं, एगो राज्य वाले हैं, हमारी बात। दोनों की मुहर लगेगी तब जाके वह नीति क्या होगी, प्रस्ताव पास होगा, लागू। इस तरह से प्राविधान होता है। ये हो गया आपका नीपा। याद क्या करना है, मुख्य रूप से आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछेगा फुल फॉर्म, क्या पूछेगा जानते हैं, ए का फुल फॉर्म बता दीजिए, बस ए का अंडरलाइन देगा। आप पूछेगा नीपा में से रेखांकित
अक्षर का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या होगा। अब ए से लिखा होगा वहाँ पे कई ठो नाम, चारों ए से लिखा होगा नमवा, और चारों में से ए का फुल फॉर्म तभी बता पाएंगे जब ये पूरा का फुल फॉर्म आपको क्या होगा, पता होगा। बस समझिए ना। ए से एडवाइस भी लिख देगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी लिख देगा, ठीक है, एडमायरल भी लिख देगा, ठीक, एडमिन भी लिख देगा, ऐसे दे देगा वहाँ पर, तो ऐसे चीज़ें होंगी। चलिए, तो ये हो गया आपका। जो हमेशा फेसबुक का व्हाट्सएप चलाएगा उसका नाम एडमिन समझ के क्या करेगा, वो ट्रिक कर देगा। ठीक, होता क्या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसका ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका। और अगला आपका देखे होंगे जो आजकल बच्चे कुछ डीएड कर रहे हैं NIOS से, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उस पर केस भी चल रही थी तो हम लोगों को भी शामिल किया जाए। तो अगली संस्था का नाम लिखेंगे NIOS। NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। इसकी हिंदी होगी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान। मुक्त का मतलब यहाँ पर है ओपन, मुक्त माने क्या होता है, खुला हुआ, स्वतंत्र। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, इसका लिखिएगा स्थापना। संस्था क्या है, देखिए संस्था, संस्थान संस्था लगभग एक चीज़, बस थोड़ा अंतर होता है। संस्थान का मतलब कि जहाँ से एक बड़ी संस्था हो, जहाँ से कई बस चीज़ें क्या हो, निर्वहन होती हों। हम लोग की एक संस्था है बस, मतलब इसकी कोई दूसरी शाखा नहीं है, अर्थात एक संस्था हो गई। लेकिन वहीं पर कोई ऐसी संस्थान चल रहा हो इसकी विभिन्न शाखाएं हों, बात समझ, तो उसे क्या बोलेंगे, संस्थान कहेंगे। तो NIOS जो होता है एक बोर्ड का नाम है, और इससे अलग अलग संस्थाएं क्या होती हैं, चलती हैं, तो वह हो जाएगा क्या, संस्थान। बात समझ गई ना। और जहाँ पर संस्था एक हो, जिसकी कोई और दूसरी कोई शाखा ना हो, उसे सिर्फ क्या बोलेंगे, संस्था। जैसे करियर कोचिंग पॉइंट की सिर्फ एक संस्था है, अर्थात इसकी कोई दूसरी संस्था नहीं है। ठीक है, अगर कहीं नाम देखते हैं तो समझिए वो डुप्लीकेट है, असली वाला यही है। ठीक, वो दूसरा था, उसमें सेंटर होता है ना अलग अलग। जैसे हम लोग का क्या है, करियर कोचिंग पॉइंट, कोई करियर कोचिंग से नाम जो होगा सेंटर लिखा होगा, करियर कोचिंग कुछ अलग अलग नाम होता है, कैंपस लिख देगा, ऐसे ऐसे होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। स्थापना लिखिएगा 1989, 1989, 89 में 8 9 होता है। ठीक, लिखिएगा। मुख्यालय नई दिल्ली है। दिल्ली कैसे लिखा था जी, भुला गए। ठीक, नई दिल्ली, हाँ वही हो जाता है। लिखिए कार्य। NIOS का कार्य क्या होता है, लिखिए, और लिखिए मानव संसाधन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उस समय इसका नाम यही था, मंत्रालय। अब कोष्ठ में आप ना लिखिएगा वर्तमान, और वर्तमान के आगे लिखिएगा, क्या लिखेंगे, शिक्षा मंत्रालय।
अब कोष्ठ में क्या कर दीजिएगा, बंद। अर्थात पहले इसका नाम था MHRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और वर्तमान में इसका नाम क्या हो चुका है, शिक्षा मंत्रालय। मंत्रालय द्वारा 1989 में 1989 क्या हुआ, हाँ तो और नहीं तो क्या गोरा नहीं है क्या हम, ठीक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा वर्तमान शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1989 में, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, दूसरा ये सवाल बनेगा एग्जाम में आपको, 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 14 से अधिक आयु वर्ग के बालकों का प्रवेश, इसलिए कि पिछले आयोग जब पढ़े होंगे आप लोग तो कहता था कम से कम 14 वर्ष तक दीजिए शिक्षा, 6 से 14 था ना, तो उसके बाद से कहे कि जब 6 से 14 के बाद क्या करेगा, लेकर छोड़ देंगे। तो यह बोर्ड लेके आया यह संस्थान और कहा कि मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय से अर्जी जाहिर की, शिक्षा मंत्रालय जो चुका है कि 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बालकों को भी क्या देना चाहिए, शिक्षा के लिए प्रवेश, मतलब शिक्षा के लिए प्रवेश मिलना चाहिए। यही काम NIOS ने किया हुआ था, ठीक है। मुख्य रूप से 4 संस्था आपको काम कर रही है इस राष्ट्रीय पर, NCERT, NIPA, NCTE और क्या है मास्टर वाला। अगर बोले बस ऐसे ही सवाल आ जाए, शिक्षकों के लिए या शिक्षकों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा क्या बोलते हैं संस्था कार्य करती है, तो आप सिर्फ एक ही नाम बोलिएगा, NCTE। अध्यापक शिक्षक के लिए यही काम ही करता है, ठीक है ना। यह आपका हो गया शिक्षा में नया आयाम देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, ठीक है ना। चलिए अगला लिख लीजिएगा, 2 संस्था पढ़ लीजिए कम से कम, राज्य वाला ख़त्म कर लीजिए फिर छोड़ा जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, राज्य वाला कम से कम पढ़ लीजिए। सुनिए मेरी बात, वर्तमान में इस लॉ का प्रत्यय हिंदी में क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है।